आखिरकार ईरान के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भारत ने एक तगड़ा झटका दिया है चाइना को। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शिया देश ईरान के आगे आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार तमाम नानुकुर के बाद अब ईरान से गैस के आयात के लिए पाइपलाइन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर समझौता हुआ था। ईरान ने अपनी तरफ गैस पाइपलाइन का निर्माण पूरा कर दिया है और अब पाकिस्तान को अपना वादा पूरा करना है। इससे पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान पाइपलाइन का काम शुरू नहीं करता है तो वो 18 अरब डॉलर का जुर्माना वसूल करेगा। वहीं पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन का निर्माण तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब उसे अमेरिका के कोप का सामना करना पड़ सकता है। इस परियोजना से चीन को बड़ा फायदा हो सकता है, जो ग्वादर में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। पाकिस्तान ने 2 चरणों में लंबे समय में प्रतीक्षित गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाने के अपने फैसले की घोषणा की है। शुरुआती चरण में ग्वादर से 81 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल होगा, जो गैस क्षेत्र से ईरान द्वारा बिछाई गई मौजूदा पाइपलाइन से जुड़ेगी। पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद ने इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है, जो 781 किलोमीटर तक फैली एक बड़ी पाइपलाइन का हिस्सा है और अंततः नवाब शाह से जुड़ती है। पेट्रोलियम डिवीजन जल्द ही पाकिस्तान के संघीय कैबिनेट से 81 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेगा। इसके लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंस के बोर्ड से वित्त मंत्रालय द्वारा धन की व्यवस्था की जाएगी। इस 81 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्देश्य ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत ग्वादर को गैस देना है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब ईरान ने पाकिस्तान को अपने समझौते का पालन करने की समय सीमा सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर ईरान पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगा सकता है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को अपनी विशेषज्ञता भी प्रदान की है। मध्यस्थता से बचने के लिए समय सीमा से पहले ही समाधान ढूंढने के लिए एक संयुक्त प्रयास का प्रस्ताव भी दिया है। खैर, आपको बता दें, यहाँ पर ईरानी टेक्नोलॉजी और कानूनी विशेषज्ञों की टीम को जनवरी में वार्ता के लिए पाकिस्तान के दौरा करने का निर्धारित किया गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव ने उनके आगमन को रोक दिया। अब सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। दोनों देशों की समन्वय समितियां परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए व्यवहार्य रणनीति विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पाइपलाइन को बनाने में आने वाला खर्च खुद पाकिस्तान वहन करेगा। वहीं पाकिस्तान को इस डील के लिए मजबूर करने में चीन का भी बड़ा हाथ हो सकता है, जिसने हाल के सालों में ईरान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। तेहरान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे अमेरिका पाकिस्तान पर भड़क सकता है। अब इसी डर से पाकिस्तान पीछे हट रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरा कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक नहीं कई सारी समस्या हैं। क्योंकि आपको बता दे, यहाँ पर इस परियोजना को पूरा कर पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबल लैब का कहना है कि देश की माली हालत नाजुक है। इसका कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा का प्रोफाइल बेहद चिंताजनक है। देश की उधार लेने और खर्च करने की आदतें अस्थिर होना इस चिंता को और बढ़ाता है। 68 पेज की ये रिपोर्ट रविवार को जारी की गई। इसमें कहा गया कि देश का कुल ऋण और देनदारियां घरेलू और विदेशी ऋण सहित 77.66 ट्रिलियन रुपए है, यानी कि 271 बिलियन डॉलर। डॉन के मुताबिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान का विदेशी कर्जा मुख्य रूप से कई लेनदारों से लिया गया है। इसमें पेरिस क्लब, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक बैंक, टी बिल, यूरो बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक, निजी क्षेत्र की देनदारियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति ऋण 2011 में $823 था, जो 2023 में बढ़कर $1122 हो गया है। 12 साल में इसमें 36% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता जाहिर करती है कि
देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2011 के $1295 से घटकर 2023 में $1223 हो गया है। इसमें 6% की कमी आई है। इसका मतलब ये है कि देश का कर्जा उसकी आय की तुलना में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और इससे और ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है। 2011 के बाद से पाकिस्तान का विदेशी ऋण करीब 2 गुना हो गया है, जबकि घरेलू ऋण 6 गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे देश की ऋण प्रोफाइल पर खतरे की घंटी बज गई है। देश की सरकारों के उधार लेने और खर्च करने की आदतों को भी रिपोर्ट में अस्थिर कहा गया है। देश व्यापक आर्थिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो गया है और बाहरी कार्यक्रमों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है, जिससे ऋण का चक्र बढ़ गया है। रिपोर्ट में बढ़ते संकट को कम करने के जो तरीके बताए हैं, उनमें कारोबारी माहौल को जोखिम मुक्त बनाना, राजकोषीय अनुशासन, प्रभावी व्यय का मैनेजमेंट करना, जितनी सारी चीजें लिखी गई हैं उनमें से कोई भी कर पाना पाकिस्तान में संभव नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है और वहां के निवासियों के लिए शुभकामना संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कामना की कि अरुणाचल प्रदेश आगामी वर्षों में समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। स्क्रीन पर एक पोस्ट देख सकते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यहाँ पर इनके स्टेटहुड डे पर खास तौर पर बधाइयाँ दी गई है पीएम मोदी के द्वारा। और आपको बता दें, ये बधाइयाँ बहुत ज्यादा सिर्फ पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि अमित शाह ने भी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों के लिए बधाई संदेश दिए हैं। और आपको बता दें, यहाँ पोस्ट किया गया अमित शाह के भी द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना कई बार उतावला होता रहता है, पर आपको बता दें यहाँ भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन ने गतिविधियां बढ़ा दी है। भारत भी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काफी ध्यान दे रहा है। विकास परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया जा रहा है। चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हुए इस पर अपना दावा करता रहता है। हालिया सालों में उसने सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी है। चीन की बढ़ती सक्रियता से चिंतित भारत सरकार ने अब बड़े पैमाने पर इससे निपटने का काम शुरू कर दिया है और इसके तहत सीमा से सटे इलाकों में बसे दुर्गम गांवों तक सड़कों का जाल बिछाना, मॉडल गांव विकसित करना, इलाके में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। केंद्र सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का मकसद इलाके में पर्यटन के जरिए रोजगार के लिए अवसर पैदा करना है ताकि स्थानीय युवक चीनी सेना के झांसे में न पड़े। इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर होना सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। इससे जरूरत पड़ने पर सेना और सैन्य साजो सामान बहुत कम समय में मोर्चे तक पहुंचाए जा सकते हैं। नई परियोजनाओं को हरी झंडी चीन की ओर से सीमावर्ती इलाके में नए गांव बसाने की खबरें तो कुछ साल पहले आई थी। अब आपको बता दें, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत ने करीब 2900 करोड़ लागत की 90 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। तवांग और उससे जुड़े सीमावर्ती इलाकों में पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 700 करोड़ की लागत से बना 13,000 फीट की ऊंचाई पे बने सेला पास का काम पूरा हो गया है। इस तरह की कई सारी परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।